नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो एडिटोरियल और न्यूज होती है, उसकी मैं आपको शॉर्ट टाइम में डिस्कशन करता हूं, ताकि जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपसे डिस्कस हो सके। तो इसी में एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.islifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं, और बाकी भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर की जो भी लिंक है, नोटिफिकेशन है, वो आपको टेलीग्राम चैनल में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आज काफी सारी न्यूज है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज ज्यादा आई है। ठीक है, तो इंफॉर्मेटिव है, जिसकी डिस्कशन की होगी उसकी सिर्फ मेन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, और बाकी जो भी थियोरेटिकल है बातें वो आप पढ़ लेना ये पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे जो न्यूज दी जा रही है वो दी जा रही है गवर्नमेंट के जो साइलेंस है उसको लेके। ठीक है, और बताया क्या जा रहा है कि भाई जो भी हायर अथॉरिटी है, ठीक है, कुछ भी कारण हो जाए तो उस कारण के लिए जो भी प्रॉब्लम हो, अभी 3 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंडिया में चर्चा में आ रहे हैं। सबसे पहला हेल्थ केयर इश्यू, जिसमें कोरोना पेंडेमिक। दूसरा है इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी एक समस्या थी, उसमें से लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमी है वो खड्डे में चली गई है। तीसरी चीज वो है अपना एलएसी पे जो प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना का। तो इन सभी चीजों के वजह से इंडिया अभी खूब सफर कर रहा है। ठीक है, और इसका रीजन है कि गवर्नमेंट ने अच्छे से क्या नहीं किया, अच्छे से टारगेट नहीं किया, अच्छे से फोकस नहीं किया है कि भाई कार्य कैसे करना है, और बाकी सारी भी इंफॉर्मेशन है। थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन की बातें यहाँ पे ज्यादा की गई है, हालांकि ये नॉर्मल है जो हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट है कि जो सिटीजन है ऑफ इंडिया, उसको जो बताना चाहिए था तो नहीं बताया, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। ठीक है, और फिर से बात चली है अफगानिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेशन है, ठीक, डेमोक्रेसी है, उसको लेके, और तालिबान एरिया के बारे में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने जब तालिबानों ने अफगानिस्तान की जो जेल थी जिसके ऊपर अटैक किया था, ठीक है, तब हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। तब हमने अशरफ घानी वाला जो पॉइंट था वो भी डिस्कस किया था, और बाकी सारे भी जो रीजन थे, ठीक है, उसका भी मैंने आपसे इन डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ था। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए हिस्टोरिकल पॉइंट में, तो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट भी है और तालिबान भी है, दोनों है, साथ में ऑपरेट करते हैं। और पावर के हिसाब से देखा जाए करंट में, तो अभी तालिबान जो है उनके पावर ज्यादा है गवर्नमेंट है उसके कंपैरिजन में। दूसरा, वहां पे शांति और डेमोक्रेसी के लिए जो अमेरिका थे उन्होंने अपने सोल्जर भेजे थे ताकि वहां पे शांति बनी रहे। ठीक है, कोई भी जो ब्लास्ट होते हो या बॉम्बिंग होती हो वो ना हो। तो अभी क्या हो रहा है कि भाई जो ट्रम्प सरकार है, ठीक है, वो अपने इलेक्शन को टारगेट करते हुए जो यूएस के जो ट्रूप्स है वो वापस खींच रही है। ठीक है, अभी पहले प्रॉब्लम क्या थी कि भाई पहले गवर्नमेंट और तालिबान दोनों आमने सामने बात करते थे और शांति बनाए रखने के लिए कार्य करते थे। फिर अमेरिका आ गया तो यूएसए तालिबानों के साथ डील करने लगा, अब वो जा रहा है। तो फिर से जो गवर्नमेंट है वो तालिबान के साथ एक साथ मीटिंग कर रहे हैं शांति के लिए, कि भाई जैसे ही जो अमेरिकन ट्रूप्स है, सोल्जर है, वो चले जाए तो ऐसी शांति बनी रहे जैसी अभी शांति है अफगानिस्तान में। ठीक है, और इंडिया भी यही चाहता है कि भाई जो अफगानिस्तान में तालिबान ग्रुप है वो जितना हो सके उतना ना डेवलप हो, इतना फोकस रहता है, और वहां पे गवर्नमेंट है वो फोकस हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इंडिया है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है बार बार। ठीक है, और ये जो तालिबान और गवर्नमेंट है, कौन सी, अफगानिस्तान गवर्नमेंट, तो तालिबान के साथ मीटिंग में पाकिस्तान भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि पाकिस्तान है वो तालिबान को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट बढ़ता है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से जो तालिबान है उन्होंने डिमांड किया है कि हमारे जो 5000 जो प्रिजनर है, कैदी है, उनको आजाद करो। सेम जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उन्होंने अपने 1000 सोल्जर को आजाद करने के लिए बताया है, और बोला है कि भाई आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करो ताकि शांति बनी रहे, बॉम्बिंग ना हो, तालिबान अटैक ना करे। लेकिन रियलिटी यही है कि अभी तालिबान की पावर ज्यादा है, उसको कोई कंट्रोल अभी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और उसका भी मैंने रीजन बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए दो चीजें चाहिए, उसमें से एक था मैन पावर और दूसरा था मनी पावर। तो अभी तालिबान के पास दोनों इफेक्टिव है और वो अपना जितना हो सके उतना डेवलपमेंट कर रहा है।
ठीक है, और वो खुद चाहती है कि अफगानिस्तान पे वो कंट्रोल करे, अफगानिस्तान गवर्नमेंट नहीं। ऐसा ना हो इसके लिए कार्य किया जा रहा है कि भाई जितना भी हो उतना अच्छे से कार्य हो। फिर बात आई है फिर से अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट को लेके। सबसे पहले समझ लीजिए काफी सारे पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। तो इसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि भाई कोरोना वायरस में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हुई हो तो वो हुई थी वर्करों को। ठीक है, हमने देखा कि भाई जिस भी एरिया में जिस भी सिटी में वर्कर रहते थे तो उनका कार्य ऐसा था कि भाई आज हम काम पे जाएंगे, आज हमको पैसा मिलेगा, उसी पैसे से पूरा परिवार खाना खाएगा और बाकी सारी जितनी भी फैसिलिटी नीड्स है उसका फुलफिल करेगा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके पास सेविंग्स तो थी नहीं, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट गारंटी भी थी नहीं, जिसके वजह से वो लोग बेघर हो गए क्योंकि किराया नहीं दे पा रहे थे तो उनको भी निकाल दिया गया। दूसरा कि जिनको नहीं निकाला गया उनको लगा कि भाई खाने के लिए अभी यहाँ पे पैसे है नहीं तो क्या करें, तो वो लोग फिर से क्या हुए, वो लोग फिर से अपने जो घर थे वहां पे वापस चले गए। और यही चीज को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि भाई गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, ठीक है, जो आपने लॉन्च करना था कौन से जो अर्बन एरिया, मैंने आपसे ऑलरेडी मनरेगा के अंदर भी एक चीज डिस्कस की थी, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे एक टर्म का प्रयोग किया गया है, वो टर्म है रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन समझ लीजिए दो चीजें है, तीन चार कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किए हुए, वो आपको अच्छे से पता हो, ठीक है, तो आप सीधे सीधे सारे टॉपिक को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वरना मैं आपको फिर से डिटेल में समझाता हूँ। अभी इकोनॉमी की हालत खराब है, ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर जो भी होटल और अदर सर्विस है वो मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग सारे क्या कर रहे हैं, सारे डी ग्रो कर रहे हैं। हमने आईआईपी में भी देखा था और हमने 8 कोर इंडस्ट्री में भी देखा था कि अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या हुआ है कि भाई अपने जो बिजनेस है वो अच्छा कार्य नहीं करे, तो वहां पे जितने भी लोग थे, ठीक है, मान लो कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पहले भी इकोनॉमी की हालत तो खराब ही थी, लेकिन इतनी खराब नहीं थी कि लोग अपनी सैलरी ना मिले। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, जो भी बिजनेसेस चल रहे थे, ठीक है, अच्छे तो नहीं लेकिन जिस प्रकार से भी चल रहे थे, रोजगार हो रहा था, लोगों की इनकम हो रही थी, वो बंद हो गई। काफी सारी कंपनियां हैं वो भी वाइंड अप हो गई, ठीक है, और बाकी सारे जितनों भी कंपनियों ने ऑलरेडी लोन या किसी भी कारण के वश वो उनको पेमेंट करना था तो वो नहीं हो पा रहा था। तो 2 करोड़ जैसी जो रोजगार थे, ठीक है, जिनके पास जॉब थी वो भी बेरोजगार हो गए। इससे इकोनॉमिकल कंडीशन और खराब हो गई। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, उसकी चर्चा में कर लेता हूँ। सबसे पहले आते पीपल यानी लोग, आम आम जनता जो इसके ऊपर है। दूसरा आता है मार्केट में डिमांड, यानी जो भी हम अपनी चीज वस्तुएं जो होती है, ठीक है, पहले इकोनॉमी वाली कंडीशन समझा देता हूँ, फिर आपको रिवर्स माइग्रेशन है वो समझने में आसानी होगी। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग, जो डिमांड के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कार्य करता है, और फिर आता है मनी इनकम, ठीक है, मनी इनकम आती है जिसके वजह से सारी चीजें चलती है। तो बारी बारी से समझते हैं। मान लो कि अभी आपको पता होगा कि जैसे लोग क्या होते हैं, पहले नॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते, कोरोना वायरस लॉकडाउन से पहले, तो आपको चीजें समझने में आसानी हो। हम पब्लिक है, हमारे पास पैसा रहता है, ठीक है, हमारी इनकम का, उससे हम क्या करते हैं, अपनी जो भी चीजें होती है, अपनी यूज की चीजें होती है, वो हम मार्केट से खरीदते हैं। जो भी मार्केट की प्रोडक्ट है वो सेल होगी तो मार्केट में उसकी क्या होगी, डिमांड होगी। तो जिस चीज की भी डिमांड होगी उस चीज का जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा उस प्रोडक्ट को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, ताकि वो मार्केट की जो नीड है उसको फुलफिल किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कर चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय चाहिए, जिसके कारण जो वर्कर और एम्प्लॉय होते हैं उसको क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वेजिस मिलता है, जिससे जो परिवार है, यानी ये परिवार कौन है, ये पब्लिक ही है, जिसको क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है, यानी ये पब्लिक है, ये मार्केट की डिमांड है, जो हम लोग चीज खरीदते हैं, डिमांड की वजह से मैन्युफैक्चरिंग या जो भी इंडस्ट्री है वो उसका उत्पाद करती है। उत्पाद करने के लिए जो मजदूर चाहिए, वर्कर चाहिए, तो उनको रोजगार मिलता है और उनको उनसे अर्निंग होती है। ये साइकिल है जो चलता रहता है। तो आपको पता होगा ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई थी, ठीक है, तो हमने जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट भी देखा था उसमें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो पीपल है, पब्लिक है, उसको पता चल गया कि भाई मान लो अभी मेरे पास 1,000 रुपए ही है, ठीक है, अभी मेरे पास 1,000 रुपए ही है, तो बाकी 1,000 रुपए से ही चलाना है। जैसे मैंने बताया कि भाई मैं आपको बोलूं आपको 1,000 रुपए एक ही दिन में खर्च करने हैं, ठीक है, तो आप कैसे खर्च करोगे, बिना सोचे समझे। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि एक ही हजार आपको एक हफ्ते चलाना है, ठीक है, यानी आप सोच समझ के पैसा खर्च करेंगे। तो लोगों ने क्या किया, अपनी जो फिजूल की जो जरूरत है, ठीक है, जैसे खाने पीने की चीज हो गई वो तो खरीदना ही है, दूसरा भी जो नीड है वो तो करना ही है, लेकिन जो फिजूल के खर्चे थे, बाहर घूमने जाना, खाना पीना, ऐश करना, वो सब जो था वो बंद हो गया। तो इससे क्या हुआ कि बाकी की जो मार्केट में सारी डिमांड थी, ठीक है, वो कम हो गई।
अब डिमांड कम होने की वजह से क्या हुआ कि भाई जिस चीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, डिमांड नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग ने उसको बनाना छोड़ दिया। ठीक है, इंडस्ट्री अच्छे से काम नहीं करी, आप देख रहे हैं सारी इंडस्ट्रियां क्या करिए, डीग्रो करिए, तो उन्होंने बनाना छोड़ दिया, तो वहां पे जो भी वर्कर कार्य कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए, अब उनको इनकम नहीं हुआ। ठीक है, फिर से रिपीट हुआ कि पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, मनी ही नहीं है, तो लोग खर्च क्या करेंगे। तो एक कंडीशन बात हो रही है अर्बन एरिया में, यानी पहले समझ लीजिए माइग्रेशन क्या होता है, यानी जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो क्या सोचती है कि भाई हम गांव से शहर में जाए तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, वहां पे हमको इंडस्ट्री में रोजगार मिलेगा, ठीक है, इसके वजह से हमारी इनकम होगी, तो उससे मेरा परिवार क्या कर सकेगा, अपना घर अच्छे से चला सकेगा, सारे खर्च करेंगे, एजुकेशन हेल्थ सब कुछ चल पाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि भाई मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ठीक है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, मार्केट में कुछ चल ही नहीं रहा, तो उस कारण के वश क्या हुआ कि भाई जो लोग बेरोजगार हो गए वो अर्बन एरिया में से कहां पे फिर से अपने रूरल एरिया में यानी गांव आ गए। ठीक है, तो जो नॉर्मली क्या होता था, रोजगार के लिए लोग गांव से सिटी आते थे, वो अभी सिटी से क्या कर रहे, गांव जा रहे, शहर से गांव जा रहे, तो उसको कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, और बाकी सारे भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि भाई जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो आईएलओ की हम बात करते हैं, तो उनका भी बताया गया कि भाई इनके द्वारा ऐसा कोई एस्टेब्लिश किया जाए कि भाई जिससे से रोजगार वाले जितने भी वर्कर है उसको कोई न्याय मिले। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी डिस्कस किया था कि भाई इनको क्या बोल के रखा जाता है कि भाई जैसे कंपनी में के अंदर भी स्टेजेस रहते हैं, यानी मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो रोजगार देता है, ठीक है, वर्कर को, तो मान लो कि भाई कंपनी उसको 200 रुपए भी दे रही है, ठीक है, कंपनी ने बोला है कि हम वर्कर को पर डे 200 रुपए देंगे, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर होगा या जो मैनेजर होगा जो उनको कार्य दे रहा है वो मास पब्लिक है, उनका ना कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होती है। ठीक है, आज काम पे आओगे तो आज पैसा मिलेगा, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा, मना कर दे तो चले जाना। तो वो भी क्या करता है, बोलता है कि भाई आपको पैसा चाहिए तो मैं आपको 150 रुपये दूंगा, 50 रुपया अपना रहेगा, ठीक है, वो भी देता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे वर्कर कार्य कर रहे थे, तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि भाई इन सभी को बलि कर दिया गया, ठीक है, छुट्टा कर दिया गया कि भाई इंडस्ट्री तो चल नहीं रही है, लॉकडाउन है, ठीक है, तो हम आपको क्या खिलाएंगे, तो उनको आजाद कर दिया गया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि भाई इसके वजह से लोग हैं वो काफी सारे त्रस्त हो गए और अपने घर वापस जाने को मजबूर हो गए, और अभी वो ऐसा ही सोच रहे हैं कि भाई अपने घर से जितना भी कार्य हो सके भले कम से कम कमा सके, ठीक है, हम शहर में भी कुछ ज्यादा कमा नहीं रहे, तो इतना ही अगर हम गांव में कुछ कमाए, गांव में ही कोई इंडस्ट्री डेवलप हो तो अपने लिए वो अच्छा रहेगा। तो यही चीज पे क्या किया गया है, यही चीज पे फोकस किया गया है। और मनरेगा स्कीम देखी हमने कि मनरेगा जो स्कीम है वो अर्बन एरिया में है, ठीक है, तो उसको भी ट्राई किया जा रहा है कि भाई रूरल एरिया में जैसी स्कीम है ऐसी अर्बन एरिया में भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाई जाए कि भाई जिससे रोजगार सबको मिल सके। बाकी भी इंफॉर्मेशन है, देखिए आज थियोरेटिकल टॉपिक ज्यादा है तो उसी में बात करेंगे। बात कर लेते हैं स्वामीनारायण जो भारतीय उनके बारे में। तो ये फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, राइटर थे, उन्होंने भी आजादी के लिए जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, उस पे उनको विजन के लिए याद किया जाता है। यदि आप साउथ जोन से है तो आपको पता होगा, लेकिन बाकी को जिसको नहीं पता वो इनके बारे में जानना चाहिए। इनकी जो क्रांति थी, ठीक है, विजन था, वो सबसे बढ़िया था। और कहते हैं कभी कोई भी एरिया है, ठीक है, कोई भी सोसाइटी है या कंट्री है, वहां के लीडर जैसा सोचेंगे वो कंट्री उस हिसाब से डेवलपमेंट करेगी। फिर फिगर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे यही बताया गया है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि गवर्नमेंट के अभी प्राइमरी नीड क्या है कि उनका फोकस होना चाहिए कोविड पे, इकोनॉमी पे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी पे, लेकिन वो फोकस कहाँ पे कर रही है कि भाई जो रिया चक्रवर्ती है, ठीक है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए नार्कोटिक्स यानी मेरिजुआना, ठीक है, कनाबिस प्लांट रहता है जो आपने चर्च गांजा सुना होगा वही, ठीक है, काफी सारे बच्चों को पता ही होगा, उसमें सबसे ज्यादा सबने पीएचडी करके रखी होती है, तो उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हमने मीडिया की देखे, गवर्नमेंट देखे, वो सभी इस चीजों के ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है, जबकि फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए इनके ऊपर कि अपनी जो कोरोना वायरस है, ठीक है, इकोनॉमी है, उसको कैसे ग्रो करवाया जाए, नेशनल सिक्योरिटी उस पे, उसके ऊपर फोकस ना करते हुए लोग अभी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं डूइंग बिजनेस में, तो इसकी भी हमने इन डिटेल डिस्कशन की है कि डूइंग बिजनेस में 10 पैरामीटर है जिसके ऊपर क्या की जाती है, पॉइंट देके उनकी रैंकिंग दी जाती है। अभी रैंकिंग का भी मतलब समझ लीजिए, जितनी अच्छी रैंकिंग, ठीक है, उतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके लिए काफी सारे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, इंडेक्सेस को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए इंडिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है, यानी जैसे कि मैंने बात कर लिया कि वर्कर के लिए जो लॉ है, ठीक है, और दूसरा एनवायरमेंट के भी लिए जो लॉ है, अगर उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो डूइंग बिजनेस है उसमें अपनी नेगेटिव नेगेटिव होगा और वो डी ग्रो होगा। अब उसको वो डी ग्रो होगा तो जो फॉरेन इंडस्ट्री है
वो इंडिया में आने की ट्राई नहीं करेंगे। और इंडिया फोकस कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था 2E कॉन्सेप्ट में, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट, ठीक है। उसमें से जो अपनी कंट्री है अभी एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। तो एनवायरमेंट को क्या करिए, डाइल्यूशन करिए। हमने एनवायरमेंट इम्पैक्टमेंट असेसमेंट में भी ये सारी चीजें बात की थी। इंडिया क्या चाहता है, जितना भी अच्छा हो उतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए एफडीआई के थ्रू, ठीक है। फॉरेन इंडस्ट्री आए, इंडिया में एस्टेब्लिश हो, ताकि इंडियन पब्लिक है उसको क्या हो सके, उसको कार्य मिल सके। इसके लिए एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं, जो लेबर स्लो है, ठीक है, उसको डायल्यूट कर रहे हैं, ताकि जो ग्लोबली है, ठीक है, इंडिया ग्लोबली अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। जैसे कि इंडिया में कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए जमीन है, वर्कर है, ठीक है, लो लेबर कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड सब है, पोर्ट्स है, वो सारी चीजें, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, जो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, जो लाइसेंस देने में, फिर क्लियरेंस देने में, वो अच्छे से हो, उसके लिए कार्य कर रहा है, ताकि इंडिया में जो कंपनी है वो अच्छे से कार्य कर सके। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक ही चीज की फिर से बात हो रही है, ठीक है, काफी सारे प्रोजेक्ट की बात हो रही। उसमें सबसे पहले याद रखिए, जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है वहां पे कर्नाटका में, जो कि कावेरी रिवर पे क्या कर रही है कि उनके पानी को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, और इरिटेशन है उसके लिए, और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहेगा, जिसका विरोध किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको कावेरी जो डिस्प्यूट है वो पहले का, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जिसने अपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, उन्होंने जो निर्णय दिया था वो, और मेकेदाटू प्रोजेक्ट है, वो दोनों साथ में आपको मैप बेस्ड स्पेशल लेक्चर में बता दूंगा, ताकि कावेरी से जुड़े जितने भी कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, प्रीलिम्स में, एमसीक्यू में, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। दूसरा, यहाँ पे आपको तेलंगाना के जो कोंडा पोचमा रिजर्वर है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि वहां से पानी लीकेज हो रहा है और बाकी के आसपास के जो गांव है वहां पे फैल रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि किस रिवर पे सिचुएटेड है। मैंने स्टेट आपको बता दिया है, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस रिवर पर लोकेटेड है, ठीक है, जो आते हैं। फिर बात कर लेते हैं, अपना पहला दिन हो गया 14 सितंबर को, ठीक है, मानसून सेशन का, पार्लियामेंट का। तो जैसे कि ऑलरेडी जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए वो है कि हमने क्वेश्चन आवर पे जो बात होती थी, जहाँ पे स्टार क्वेश्चन होता है, जो मिनिस्टर रहेंगे उनको ऑन द स्पॉट आंसर देना होता है, उस पर हमने रोक डाली है, ठीक है, गवर्नमेंट ने, हमने यानी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा कि वहां पे जो आजाद है उनको द्वारा किया गया कि भाई जो पीपल्स राइट है कि क्वेश्चन पूछने का, इसको डाइल्यूशन किया जा रहा है, ताकि कोई जो कोरोना वायरस का अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, पीपल की जो प्रॉब्लम है उसको राइज ना कर सके, इसी बातें हो रही है। इस ये भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया। दूसरा मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी सेशन हुए, तो उस सेशन में जितने भी मेंबर आए उन सभी का कोरोना टेस्ट हुआ, उनको ग्लोव्स, हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज करने के लिए बोला गया। दूसरा, उन सभी के जो डेस्क है वहां पे प्रोटेक्शन लेयर लगाया गया, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। तो ये भी एक अच्छी बात है। और ये मैंने जैसे देखा डीएम के जो मेंबर थे, ठीक है, उन्होंने नीट एग्जाम जो हो रही है उसके ऊपर उन्होंने अगेंस्ट कार्य किया है, उस बात की बात हो रही है। और सेम जीरो ओवर की बातें मैंने ऑलरेडी इकोनॉमी और कोरोना वायरस के प्रॉब्लम को लेके और डिजिटल डिवाइड लेके आपसे डिस्कशन करके रखी हुई है, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं करंट अफेयर के, तो उनको पता चल जाएगा। फिर बात हो रही है जो प्रशांत भूषण जी का जो केस है उसके बारे में, कि मान लो भाई उन्होंने 1 रुपया जो पेनल्टी लगाया था, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने वो पे कर दिया है। फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला, ठीक है, इसका रीजन क्या है। और सुप्रीम कोर्ट जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी उसका पावर है आर्टिकल 129 में, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, यही बता गया है कि भाई मान लो, जैसे हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच देखा था आर्टिकल 19, ठीक है, और आर्टिकल 9 जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है, ठीक है, सेम वस्तु आर्टिकल 19(2) में बताया गया है कि भाई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है, आप बोल सकते हैं, आप अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में रहकर, ठीक है। एक्टिव क्रिटिसिज्म की हमने बात की थी, यहाँ पे बात हो रही है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, यानी उन्होंने जो सीजीआई है उन पे कमेंट किया था, ठीक है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे हुआ, वो उस चीज को यहाँ पे बात करने के लिए बताया गया है। दूसरे, अब इंटरनेशनल काफी सारी न्यूज आई है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं बारी बारी से। तो योशी हाइडे सुगा है, वो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो अपडेट आ गया होगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो और तालिबान अच्छे से कार्य कर रहे हैं, ताकि उनके वहां पे शांति बनी रहे और लोग अच्छे से रहे, जैसे कि कंडीशन अभी है। दूसरा, श्रीलंका ने जो 20th अमेंडमेंट लाए, ड्राफ्ट लाए,
उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया क्या गया है, जब 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो लोग लाए थे, ठीक है, उसकी भी मैंने कंपैरिजन आपको बताई थी। उसके बाद उसने क्या बोला गया कि भाई इससे प्रेसिडेंट पावर है उसको डायल्यूशन किया गया है। तो अभी जो राजपक्सा की जो सरकार आई है, तो उन्होंने फिर से 20th अमेंडमेंट ड्राफ्ट लेके आए हैं, जिसमें सारी पावर किसके पास चली जाएगी, सारी पावर चली जाएगी प्रेसिडेंट के पास, और जो पार्लियामेंट है वो रबर स्टैंप ऑफिस हो जाएगी। कंपैरिजन देखते हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया में सारी पावर है पार्लियामेंट के पास, उसमें भी स्पेशली लोकसभा के जो मिनिस्टर है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास पावर रहती है। वो जिस प्रकार से भी एडवाइस करते हैं, एड एंड एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, उस प्रकार से प्रेसिडेंट को कार्य करना है। तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट ऑफिस है वो रबर स्टैंप ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पार्लियामेंट रबर स्टैंप ऑफिस हो जाएगी अगर 20th अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया तो। जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया कि भाई जो राजपक्सा के द्वारा जो ड्राफ्ट लाया गया, ठीक है, उसका विरोध हुआ, ठीक है, वो विरोध को फिर क्या किया कि इन्होंने जो 9 मेंबर कमेटी है उसको सजेस्ट कर दिया कि भाई आप इसमें कोई भी चेंजेस लेके आओ, जो भी आप कर सकते हो, इनके द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी जाएगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो सारी पावर चली जाएगी प्रेसिडेंट के पास। तभी हम पूरा इन डिटेल में देखेंगे। दूसरी बात है इसराइल और यूएई के बारे में, तो ये हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई यूएई ने इसराइल को बोला था कि भाई हम आपको एज ए कंट्री क्या करेंगे, मान्यता देंगे, ठीक है, आप जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है जहाँ पे पैलेस्टीन लोग रहते हैं उस एरिया को आप एनोक्स नहीं करेंगे, ठीक है, आपको इसको और एनोक्स नहीं करना है। तो इसकी हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो इसमें तो चलो देखता है कि भाई इसराइल यूए के साथ क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि वो एज ए कंट्री क्या दे रहा है, एज ए कंट्री उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। याद रखें इसराइल को कंट्री की तरह रिकॉग्निशन सबसे पहले इंडिया ने दिया था, ठीक है, इंडिया और इसराइल का रिलेशन अच्छा ही है, लेकिन यूएई अभी ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि यूएई का जो विजन है वो इकोनॉमिकल ज्यादा है, क्योंकि उनकी जीडीपी में ज्यादातर कंट्रीब्यूशन किसके ऊपर है, जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, उसके ऊपर है। तो उनका क्या सोचना है कि भाई इन फ्यूचर जो ये क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो कम हो जाएगी सारी कंट्रियों की। वो जो अल्टरनेटिव है, ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड फार्म है, उससे एनर्जी ज्यादा लोग लेंगे, तो जो क्रूड ऑयल है उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। तो वो सोच रहे हैं कि यदि हमको फ्यूचर में अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करवाना है तो इसराइल इसके लिए बेस्ट है कि हमको बाकी जो भी इकोनॉमी है, ठीक है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट हो, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग से हो, एग्रीकल्चर से हो, ठीक है, तो इसराइल इन सभी में अच्छा है। क्योंकि आपने देखा होगा इसराइल का एरिया कम है लेकिन उसका जीडीपी और उसका जो कार्य है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है। तो यूएई इस वजह से इसराइल के साथ जुड़ना चाहता है ताकि इन फ्यूचर ऐसी कोई भी कंडीशन आए, ठीक है, तो इसराइल के साथ वो टाइप करके वो अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सके। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, ठीक है। याद रखिएगा अपनी अटेंडेंस में अपना नाम, एरिया का नाम आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।